हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार आज फिर से नए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ब्लड से और हार्ट से रिलेटेड है। जितने भी ब्लड से और ब्लड ग्रुप से और अपने हृदय से क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं, उन क्वेश्चनों के उन क्वेश्चनों को करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्लास को देखिए। आपको इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन का रूप जो है, शब्द जो है वो छोटा रखा हूँ। एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में उसको बड़ा रूप दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो छोटे क्वेश्चनों को ही लैंग्वेज बदल करके बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आइए, हमारा जो सीरीज है क्वेश्चन के माध्यम से पूरे बायोलॉजी को रिवीजन करना, उसका आज चौथा क्लास है। और आइए तो बिना किसी प्रकार की कंटेंट का तारीफ किए हुए, क्योंकि जब आप हमारे कंटेंट को पढ़िएगा तब आपको खुद लगेगा कि हाँ, वाकई पूरा रिवीजन भी हो रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा है और जितने भी फैक्ट होते हैं वो भी याद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो जड़ है वो मजबूत हो रहा है। तब आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रक्त कणिका जिसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। जैसे कि आपको सबको पता है कि रक्त कणिका हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी रक्त कणिका है जिसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? डब्ल्यूबीसी है या आरबीसी है? तो इसका आंसर होगा आरबी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की मृत्यु अस्थि मज्जा में होती है। अच्छा, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप लोग कमेंट बॉक्स अपना खोल लीजिए और उसमें 1 टाइप कर दीजिए। और जैसे आपके सामने 2 ऑप्शन बस दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में आंसर करके आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हाँ, वाकई में आपको वो याद था, आपको पता था या नहीं था। इस तरीके से आप अपने खुद को जांच भी सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त से आरबीसी निकाल लेने पर बचा भाग क्या कहलाता है? रक्त से आरबीसी निकाल लेने पर बचा भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है या सीरम कहलाता है? तो यदि हम रक्त से आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को अगर निकाल लें तो बचा भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है। तो रक्त से आरबीसी निकाल लेने पर बचा भाग प्लाज्मा कहलाता है, सीरम नहीं कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन, एलर्जी या संक्रमण एलर्जी या संक्रमण से लड़ने वाला ल्यूकोसाइट्स का प्रकार कौन सा है? ल्यूकोसाइट्स वैज्ञानिक नाम है किसका? डब्ल्यूबीसी का। तो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से बेसोफिल्स संक्रमण या एलर्जी से लड़ता है या न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे आपका आंसर दोनों होगा, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीरम प्राप्त होता है जब प्लाज्मा से निकाल लिया जाता है। अर्थात क्वेश्चन सीधे लैंग्वेज में अगर ये पूछा जाए तो कहा कहा जाएगा कि यदि प्लाज्मा से क्या निकाल लिया जाए तो सीरम प्राप्त होगा। ठीक है। तो जल निकाल लेने पर सीरम प्राप्त होगा या फाइब्रिनोजन निकाल लेने पर प्राप्त होगा? तो यदि हम प्लाज्मा से सीरम को निकाल लेंगे, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल लेंगे तो हमको सीरम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर होगा फाइब्रिनोजन, जल नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? बताइए, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? डिकास्टले है या लैंडस्टीनर है? तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता लैंडस्टीनर है। बहुत प्रसिद्ध चर्चित क्वेश्चन है, सबको याद होगा लैंडस्टीनर, डिकास्टले नहीं है। अच्छा, ये लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, ए बी ओ ग्रुप का खोज किया हुआ था। ठीक है। लैंडस्टीनर याद रखिएगा, लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक है, ब्लड ग्रुप की खोज करता है, उन्होंने सिर्फ ए बी ओ 3 ग्रुप का सिर्फ खोज किया था। इन्होंने खोज किया था सन 1901 ईस्वी में। और ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? देखें यहाँ पे ए बी ओ के खोजकर्ता लैंडस्टीनर है। तो ए बी रक्त 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ और ए बी। तो ए बी ओ 3 प्रकार का खोज हो गया था 1901 में लैंडस्टीनर द्वारा। ए बी रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है?
ए बी डेकास्टले है या ए अस्ट्रली है। तो इनका आंसर होगा ए बी डेकास्टले एंड ए अस्ट्रली, दोनों आंसर होगा इसका, ठीक है। और इन दोनों ने कब इसको खोजा था? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में इन्होंने ए बी ग्रुप ग्रुप की खोज की हुआ था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, आर एस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आर एस फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन कमेंट्स कीजिए। आर एस लैंडस्टीनर है या विनर है? तो आर एस फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और विनर दोनों हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। आर एस फैक्टर ब्लड ग्रुप का क्या बताता है? आर एस फैक्टर ब्लड ग्रुप का क्या बताता है? बताइए। धनात्मकता बताता है या ऋणात्मकता बताता है? तो देखिए, आर एस फैक्टर ब्लड ग्रुप का जब हम कहते हैं कि हमारा बी पॉजिटिव है, हमारा ए पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव, तो जो इसमें पॉजिटिव निगेटिव जो होता है उसको बताने वाला जो कारक है वो आर एस फैक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों बताने वाला जो है कारक वो आर एस फैक्टर है। 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है? बताइए। ए बी माइनस है या ए बी प्लस है? मैक्सिमम किताबों में ए बी दिया रहता है, लेकिन ए बी में भी अगर ऑप्शन में आ जाए वो ए बी पॉजिटिव वाला होता है या निगेटिव वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वग्राही ग्राही सर्वग्राही रिसीव कर रहा है, जब लेगा, जब जब लेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा धनात्मक वाला, ऋणात्मक वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता जो सबको दे सकता है, तो सर्वदाता दाता जो होगा वो देते देते कहीं ना कहीं माइनस में चला जाएगा, तो वो होगा माइनस, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम आर एस फैक्टर किस जंतु में पाया गया था? आर एस फैक्टर जो अपने ब्लड का जो कारक है वो सबसे पहले किस जंतु में पाया गया था? चूहा में पाया गया था या बंदर में पाया गया था? तो आर एस फैक्टर सर्वप्रथम पाया गया था बंदर में पाया गया था, चूहा में नहीं पाया गया था। अच्छा, उस आर एस फैक्टर किस नाम के बंदर में पाया गया था? तो उस बंदर का नाम क्या था? मकाका। मकाका मकाका रिसस बंदर का नाम था, मकाका रिसस बंदर का नाम था, ठीक है। मकाका रिसस बंदर का नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम संख्या में पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप का नाम बताइए। बताइए, सबसे ए बी माइनस सबसे कम संख्या में पाया जाता है या ए बी प्लस सबसे कम संख्या में पाया जाता है? बताइए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, कमेंट्स कीजिए। तो आप ए बी माइनस, ठीक है, ए बी माइनस, अर्थात यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं, ए बी माइनस, ए बी माइनस सबसे कम संख्या में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किस ब्लड ग्रुप में किस ब्लड ग्रुप में किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित रहता है, अर्थात नहीं पाया जाता है, जिसमें एंटीजन एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? बताइए। ए बी, ओ माइनस या ओ? तो इसका आंसर जो होगा आपका ओ आंसर होगा, ठीक है। ओ ओ ओ होगा, ओ ओ माइनस में, ओ माइनस जो है ओ का ही है, तो लेकिन जो मेन होगा वो ओ होगा, क्योंकि ओ प्लस लगा दीजिएगा तो माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो ओ ही होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? बताइए। ओ में, ए में या ए बी में? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए, क्वेश्चन को आप रिपीटेशन करिए और आंसर को रिपीटेशन करिए, आपको याद हो जाएगा। और याद क्या हो जाएगा, आप थियोरी पहले से पढ़े होइएगा तो एकदम से आपको क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे और क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आपका, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? रक्त में एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है या आरबीसी में पाया जाता है या प्लाज्मा में पाया जाता है? बताइए। तो रक्त में जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में। आरबीसी में नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा में, ठीक है। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? रक्त में एंटीजन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, आरबीसी में या डब्ल्यूबीसी में? तो रक्त में एंटीजन जो है वो आपका आरबीसी में पाया जाता है। रक्त आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसकी सतहों पर ये एंटीजन तैरते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, शरीर का केंद्रीय पंपिंग अंग कौन सा है? या शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो आप सबको पता होगा हार्ट, हृदय, ठीक है। फेफड़ा सबसे व्यस्त अंग नहीं है, हृदय ही सबसे सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग है और केंद्रीय पंपिंग अंग है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होता है वो जितने भी 1 मिनट में पूरे शरीर के ब्लड को पंप करने वाला अंग हमारा हृदय ही है। इस वजह से इसको सेंट्रल पंपिंग अंग बोलते हैं, केंद्रीय पंपिंग अंग बोलते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, हृदय को चारों ओर से घेरे रहने वाली झिल्ली का नाम क्या है? बताइए। हृदय को चारों ओर से घेरे रहने वाली झिल्ली का नाम क्या है? हमारा जो हृदय होता है वो एक एक ऐसा कह लीजिए कि घर में रहता है, वो चारों तरफ से किसी एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? प्लूरा है या पेरिकार्डियम है? तो हृदय हमारा जो है पेरिकार्डियम झिल्ली में अपना घिरा रहता है। प्लूरा का आवरण कौन सा है? प्लूरा का आवरण है फेफड़ा, ठीक है। ये फेफड़ा जो है, ये फेफड़ा का जो चारों तरफ का झिल्ली होता है उसको प्लूरा बोलते हैं, और हृदय के लिए पेरिकार्डियम, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। हेमेटोलॉजी कहलाता है या एंजियोलॉजी कहलाता है? तो रक्त परिसंचरण का हेमेटोलॉजी नहीं कहलाता है, बनाया गया ऑप्शन है एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन द स्टडी ऑफ ब्लड, सॉरी हृदय, द स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है या हार्टोलॉजी कहलाता है? ये तो हार्टोलॉजी पे नहीं जाइएगा, हार्टोलॉजी नहीं होता है, इसका जो अध्ययन होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, त्रिवलनी कपाट किसके किसके बीच पाया जाता है? पता है ना, हृदय में कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को बहने की दिशाओं को उल्टी दिशा में नहीं बहने देते हैं, ठीक है। तो वो दाया आलिंद में के बीच पाया जाता है, दाया आलिंद दाया निलय के बीच पाया जाता है, या दाया निलय बाया निलय के बीच पाया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका दाया आलिंद और दाया निलय, ठीक है। दाया आलिंद दाया निलय, ऐसे मान लीजिए ये हार्ट है ना, तो ये हो गया RH, ठीक है। तो इधर पाया जाता है, ट्रैक स्पीड वाल इधर पाया जाता है, ये तीन इस तरीके से पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दाया दाया RH, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन, दाया निलय से फेफड़े तक रक्त ले जाने वाली रक्त नली कौन सी है? वो रक्त नली का नाम बताइए जो दाएं निलय से फेफड़े तक रक्त लेकर जाती है। उस रक्त नली का नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी है या पल्मोनरी शिरा है? बताइए। तो पल्मोनरी धमनी, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, ध्यान रखिए। देखिए, दायां निलय से फेफड़े तक, जाहिर सी बात है फेफड़े तक अगर रक्त जाएगा तो वो शुद्ध होने के लिए जाएगा, वो अशुद्ध रक्त है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसी रक्त नली का नाम बताओ, ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी में अपवाद जो धमनी है वो क्या है? वो पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह न करके
अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ये धमनियों में अपवाद है, पल्मोनरी धमनी, ठीक है। पल्मोनरी बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये पल्मोनरी शिरा का अपवाद है। आगे देखिए, फेफड़े से बाएं आलिंद तक रक्त लाने वाली रक्त नली का नाम क्या है? अब देखिए, फेफड़े से आलिंद तक रक्त लाने वाली रक्त नली का नाम क्या है? अर्थात यदि फेफड़े से रक्त हृदय तक आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं शुद्ध रक्त होगा। तो शुद्ध रक्त कौन से नली में आता है? फेफड़े से महाधमनी में आता है या फुफ्फुस शिरा में आता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका फुफ्फुस शिरा, महाधमनी नहीं होगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, पेरिकार्डियम झिल्ली तथा हृदय के बीच उपस्थित द्रव का नाम क्या है? पेरिकार्डियम झिल्ली जो है उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है, वो लिक्विड भरा होता है, ठीक है, रंगहीन लिक्विड भरा होता है, गाढ़ा होता है, जो कि बाहरी आघातों से हृदय को बचाता है, ठीक है। उस द्रव पर अटैक हो जाता है, चोट जो बाहरी आघात लगता है तो वो द्रव उसको अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बाहरी आघातों से हृदय को बचाने वाले द्रव का नाम क्या है, या पेरिकार्डियम झिल्ली में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली तथा हार्ट के बीच जो है वो पाया जाता है आपका पेरिकार्डियम लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। ब्लड नहीं आंसर होगा इसका, पेरिकार्डियम लिक्विड होगा। 25 नंबर, हृदय से CO2 युक्त रक्त किस दिशा में रहता है? हृदय में हार्ट में CO2 युक्त रक्त किस दिशा में रहता है? अर्थात हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त किस दिशा में रहता है? दाएं रहता है या बाएं रहता है? ठीक है, बताइए, समझ गए क्वेश्चन? तो बताइए, हृदय में अशुद्ध रक्त किस दिशा में रहता है? तो अशुद्ध रक्त होगा, देखिए दाया होगा, अशुद्ध रक्त दाया होगा। तो शुद्ध रक्त क्या होगा? बायां आएगा, ठीक है, इधर शुद्ध रक्त आएगा। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध को देखिए, हमने शुद्ध को यहाँ पे अशुद्ध को लिखा हुआ है CO2 युक्त, तो शुद्ध को O2 युक्त बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड बोल सकते हैं, और अशुद्ध को अनऑक्सीजनेटेड बोल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं होता है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है, और हम रटे होते हैं तो नहीं हो पाता है क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लैंग्वेज को पकड़ना है, एग्जामिनर किस लैंग्वेज में क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, हृदय का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ठीक है, हृदय का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, बताइए, कमेंट्स कीजिए। हृदय का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? बायां निलय या दायां निलय? बायां निलय या दायां निलय? हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन है, बायां निलय या दायां निलय? तो बायां निलय सबसे बड़ा भाग है, और सबसे मजबूत भी होता है ये, ठीक है। ये सबसे मजबूत भी होता है, याद रखिएगा। सबसे मजबूत भाग जो होता है वो चारों चार कक्षाएं जो अपने हृदय में होती है, उन सब में सबसे बड़ा भाग बायां निलय होता है, सबसे मजबूत भी यही होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, रक्त दाब को मापने वाले उपकरण का नाम बताइए। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाला उपकरण क्या है? स्फिग्मोमीटर है या बैरोमीटर है? इसका आंसर होगा स्फिग्मोमीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, इसमें हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करवा कर आपको डराना नहीं है कि हाँ आपको नहीं आ रहा है। क्योंकि यूट्यूब पर न जाने कितने ऐसे टीचर हैं जो हार्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ से, वो एग्जाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है, उस लेवल का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। यूट्यूब पे सिर्फ उस क्वेश्चन को इसलिए लाया जाता है ताकि आपको जो है ये एहसास हो जाए कि आप कमज़ोर हैं, आपको नहीं आता है, आप वो क्लासेस देखते हैं। क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिएगा, PYQ उठा के देख लीजिएगा, आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आंसर क्वेश्चन जो बनते हैं आपको बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, उसको बस लैंग्वेज चेंज करके पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन लैंग्वेज बदल कर पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज को समझने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और हमारी छोटी छोटी बातें जो, ये छोटी छोटी बातें जो मैं ऑनलाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये पता होनी चाहिए, तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचे जा सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह आजकल एजुकेशन सिस्टम हो गया है, तो नेटवर्क से बचिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कंटेंट पे विश्वास रखिए, और छोटी-छोटी चीज़ों को जितना बार हो सकता है उतने बार आप रिवीजन कीजिए। आप खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जो हमारा जो तैयारी है वो मजबूत है। यूट्यूब पे
डरिए मत, यूट्यूब पे भारी-भारी क्वेश्चन बना के लेके आते हैं लोग। आप सो पढ़ते हैं, आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, अरे! मुझे तो नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है। अब आप उनका क्लास देखना चालू कर देते हैं, ठीक है? तो बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि बस यही एक साधन रह गया है, पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है? पढ़ो और पढ़ाओ। लेकिन यूट्यूब पे जो है पढ़ाना ठीक अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को डिमोटिवेट करना अच्छी बात नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए किसी को डिमोटिवेट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? उनको उनको यहीं पढ़ाना चाहिए जहाँ से अक्सर एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि कहीं-कहीं से उठा के लेके चले आए और कुछ पढ़ाना उसको चालू कर दें और आप पढ़िए और आपको लगे कि यार हमको नहीं आता है, इसका मतलब हम कमज़ोर हैं, तो आप उनका क्लास करना चालू कर देते हैं और वो 2-4 रुपए अपना कमा लेते हैं। तो इस तरीके के यूट्यूबर टीचरों से आप बचिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, अपना बुक पढ़िए। इस तरीके से देखिए मैं किताब पढ़ा हूँ और अपना खुद नोट्स बनाया हूँ, कई किताबों को पढ़ने के बाद में अपना नोट्स बनाया हूँ। तो और उस नोट्स के द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन अपना जो भी ज्ञान है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है? और लास्ट 2-4 क्वेश्चन और बच रहा है तो जल्दी फटाफट इसको करते हैं, आइए। तो 27 नंबर क्वेश्चन हो गया कि रक्तदाब को मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? क्या है? तो बैरोमीटर नहीं है, ठीक है? बैरोमीटर नहीं है स्फिग्मोमेट्रोमीटर है, ठीक है? 28 नंबर क्वेश्चन सेप्टम शरीर के किस अंग का भाग है? फेफड़े का भाग है या हृदय का भाग है? तो देखिए सेप्टम शरीर के हृदय का भाग है, फेफड़े का नहीं है, ठीक है? हृदय का भाग है। ये हृदय होता है, ये बीचों में जो होता है बीच में, इसको सेप्टम बोलते हैं। जो हृदय को 2 बराबर भागों में जो बाँटता है उसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है? 29 नंबर क्वेश्चन हृदय का संकुचित होना क्या कहलाता है? हृदय का संकुचित होना कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना क्या कहलाता है? जब सिकुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए। 29 ना डायस्टोल बोलते हैं या सिस्टोल बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं या सिस्टोल बोलते हैं? तो संकुचित होने को सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है? और सिस्टोल का वैल्यू सिस्टोल एक रक्तदाब का माप है, सिस्टोल के समय रक्तदाब कितना होता है? तो 120 एमएम एचजी होता है। ये भी क्वेश्चन आप याद बन गया यहाँ से कि सिस्टोल के समय रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 एमएम एचडी होता है और डायस्टोल के समय कितना होता है? 80 एमएम एचजी होता है, ठीक है? इसका आंसर सिस्टोल होगा, डायस्टोल नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन एक धड़कन कब पूरा होता है? एक धड़कन कब पूरा होता है? बताइए, एक सिस्टोल में या एक डायस्टोल में या एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल? एक धड़कन कब पूरा होता है? तो इसका आंसर एक सिस्टोल नहीं होगा, एक डायस्टोल नहीं होगा, एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल जब पूरा होता है, जब मिलता है तब हमारा धड़कन जो होता है वो एक धड़कन पूरा होता है, ठीक है? 31 नंबर क्वेश्चन किस रक्त नली की दीवार सबसे मोटी होती है? किस रक्त नली की दीवार सबसे मोटी होती है? ठीक है, सबसे मोटी रक्त नली वाली रक्त दीवार वाली रक्त नली का नाम बताइए। शिरा की मोटी होती है, धमनी की होती है या केशिका की होती है? तो सबसे मोटी रक्त नली की जो दीवार होती है वो सबसे मोटी किसकी होती है? धमनी धमनी जो होती है, धमनी रक्त नली होती है, इसकी दीवार जो होती है वो सबसे मोटी होती है, ठीक है? हमारा हो गया आज लगभग 30-31 क्वेश्चन हो गया। मैं रोज़ रोज़ यहीं से इतना ही क्वेश्चन लगभग 30 के क्वेश्चन के आस-पास रोज़ बायोलॉजी को लेकर आ रहा हूँ और अभी मैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन चालू किया हूँ। इससे पहले हमारा 3 क्लास हो गया है। ये हमारा चौथा क्लास हो गया। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग अच्छे चीज़ों को पढ़ें और फालतू-फालतू चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था, लेकिन जब किताबों को पढ़ा और एक क्वेश्चन देखा एग्ज़ामर पीवाईक्यू देखा तो पता चला कि कहीं न कहीं क्वेश्चन जो है घुमा-फिरा के इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है और यूट्यूब पर कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन लेके इतना हार्ड-हार्ड क्वेश्चन लेकर आते हैं लोग, वो कहीं न कहीं आपको वो अपने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए रखना चाहते हैं वो और कहीं न कहीं वो आपको परीक्षा से दूर लेके चले जाते हैं, ठीक है? आपके पास नॉलेज बहुत हो जाता है, लेकिन वो नॉलेज नहीं हो पाता है जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से बचिए। तो आज के लिए फिर इतना ही। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं और लाइक भी कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ और आंसर अगर आपको आ रहा था पहले से तो आप क्वेश्चन नंबर लिख कर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दे सकते हैं, ठीक है? तो बंद करेंगे इतने पे ही। चलिए ठीक है।